हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 की इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत आप यकीन माने कि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, चाहे वो ग्रेड 1 में है, चाहे ग्रेड 2 में है, चाहे कोई बच्चा 11th-12th का है, ये बहुत बहुत इफेक्टिव साबित होगी अगर आप अप्रोच अपनी डेवलप करना चाहते हो ना, कि मुझे हाँ कुछ करना है केमिस्ट्री में। तो बहुत अच्छी एनसीईआरटी सीरीज रहेगी, बेस्ड आपके चैप्टर पे रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। आइए, विद्युत रसायन हम स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला जो सवाल है वो हम डिस्कस करेंगे नंबर 1। तो आइए जरा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, जरा सामने देखेंगे हम। देखो सर, बहुत अच्छा है, आराम से करेंगे। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, ध्यान से आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, ईमानदारी से आप अपना वर्क करेंगे जिस प्रकार हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। आइए जरा, पहला है कि कौन सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा। सर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता रखा है कि दो चीज दे रखी है, कि आपके सामने एक तो है आपके पास कॉपर, और दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। और जो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, SHE लेना पड़ेगा। और SHE आप जानते हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और कॉपर का क्या होता है बताओ, प्लस होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस होता है वो तो काम करता है किसके रूप में, आपको पता होगा, वो एनोड के रूप में काम करेगा। और जिसका 0 होता है वो नहीं, कैथोड के रूप में काम करेगा। और जिसका 0 होगा वो किसके रूप में काम करेगा, एनोड के रूप में काम करेगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि कोई निकाय दे रखा है, उसका Mg/Mg+2, कुछ ऐसा सवाल दे रखा है। 3.1 है, आप जरा देखना उसको। तो मैं इसको एनोड के रूप में, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हाइड्रोजन का अगर मैं एनोड के रूप में बताऊं तो हाइड्रोजन किस में जाता है, आपको H+ में जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। और आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा क्या है, आपके पास कैथोड है, तो कैथोड के बारे में भी आपको पता है। कैथोड में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जरा देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन देखता हूं कि वो स्पीसीज जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता हो, ऑक्सीडेशन होता हो। तो देखो, इसमें आपके पास एनोड के रूप में लिखा है। और मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि प्लेटिनम एक गैसीय इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन मैंने पढ़ाया है भाई। तो H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर H+ जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, लवण सेतु आप लगा देते हो कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में। कौन सा ऑप्शन टिक होगा बताइए मुझे, पहला ऑप्शन टिक होगा। इजी गोइंग सवाल है, मैंने अच्छे से समझा रखा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कहता है देखना। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी हम यही कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा सवाल है, यकीन माने आप। ग्रेड सेकंड वाले विद्यार्थी भी ध्यान दें, उसमें भी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे अभी आपसे। तो ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो एक बार इनको देखते हैं। चलो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है। कह रहा है E नॉट ऑफ Mg+2/Mg इक्वल E नॉट Mg+2/Mg इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1/Mg+2। यदि Mg+2 प्लस Mg एवं log Mg प्लस के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा होगा। सर नंसर्ट इक्वेशन से ये सवाल है, मैं आपको इसको यही कर देता हूं। देखो आप ही करोगे, मैं तो क्या करूंगा, आपको लिखा रखा है कि E Mg+2/Mg इक्वल्स क्या होगा, E नॉट ऑफ Mg+2/Mg माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा log 1/Mg+2। आपको पता है, क्या पता है, जरा देखते हैं। वैल्यू दी हुई है, वैल्यू तो हमें कुछ नहीं दी गई है।
मैं इसको और चेंज करके लिख लेता हूं कि mg प्लस टू ओब्लिक mg इक्वल्स क्या होगा, ई नॉट ऑफ mg प्लस टू ओब्लिक mg प्लस कर दूं 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग क्या कर दूंगा बताओ mg। मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, तो जो राशियां हैं उसको हमने चेंज कर दिया। आई समझ में आपके कुछ? चलो क्या कहता है देखो, तो मैं इसकी तुलना करूं y बराबर क्या होता है बताओ c प्लस एम एक्स से, x अक्ष पे तो क्या आएगा mg प्लस टू, c जहां से ग्राफ चालू होगा और m उसका क्या होगा ढाल होगा, और ढाल की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, और y अक्ष पे क्या लेंगे हम mg ओब्लिक mg प्लस टू लेंगे। तो डायरेक्ट सवाल हो तो गया, कहां दिक्कत थी इसमें बताओ, कौन सा ग्राफ लेंगे हम बताओ मुझे, ये रहा log mg प्लस टू और ई नॉट ऑफ mg प्लस टू, ये इंटरसेप्ट है, लाइन ऐसे जा रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताओ, इसमें भी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सही है, कितना इजी सवाल था, कहीं कोई समस्या ही नहीं थी, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्या कहता है थर्ड। अच्छे अच्छे सवाल है, मैंने एक एक चीज करवा रखी है। देखो ये क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स से है, जो बच्चे हमसे पढ़े ना 11th में वो तो अच्छे से जानते हैं सर कहाँ हम कैसा पढ़ाते हैं, वो तो बच्चे बताएंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं। वो आपको कंटेंट जब मिलेगा ना तो वाकई आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 11th के अंतर्गत दो प्रकार के गुणधर्म पढ़े होंगे, एक होता है विस्तीर्ण गुणधर्म और एक होता है गहन गुणधर्म। तुम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप याद भी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ई नॉट एक मात्रा विहीन गुण है, जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी कैसा गुणधर्म है विस्तीर्ण गुणधर्म है, जबकि ये वाला जो है वो कैसा गुणधर्म है बताओ गहन गुणधर्म है। तो आप याद रखेंगे डेल्टा जी कैसा गुणधर्म होता है बताओ विस्तीर्ण गुणधर्म होता है, और ये वाला कैसा गुणधर्म होता है बताओ गहन गुणधर्म होता है। क्वेश्चन अगला, अच्छा सवाल है, देखो अंतर से आए, बच्चे कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी तो हो ही नहीं रही, भाई आपने किया ही नहीं है ना, दिक्कत तो यहाँ आ रही है ना, आपने किया ही नहीं है उसको अच्छे से। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों में अंतर को क्या कहते हैं। तो आपने सीधा सा पढ़ा है ये सवाल कि जब सेल के अंतर्गत कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो जो विभवों का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहकबल कहते हैं। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। इतनी सरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जिसको आपने ऐसा बना रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों डिस्कशन करेंगे, ये भी आपके बिल्कुल यहीं से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखो अक्रिय है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ना उसकी हम बात कर रहे हैं, इनर्ट की बात कर रहे हैं, ये सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यानी जो सही नहीं है वो बताना है हमें। पहला, ये सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये तो भाग लेता है, ये तो बिल्कुल सही है। या यह या तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताओ आप, चौथे नंबर का करेक्ट होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार करता है। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का जो पहला पेज है ना वहीं से सवाल है, और इसमें आपको पता है कि जब बाह्य विद्युत वाहकबल सेल के विभव से क्या हो जाए ज्यादा,
तो जो विद्युत रासायनिक सेल है वो किसके समान व्यवहार करता है बताओ? विद्युत अपघटनी सेल के समान क्या करने लग जाता है बताओ? वो व्यवहार करने लग जाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमें बोलना है कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ऑप्शन पहला, विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, आयनों के आकार पर डिपेंड करती है चालकता। चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। ताप बढ़ाने पर इस पे भी डिपेंड करती है, ताप पे। अगला ऑप्शन बचता है थर्ड, चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती। भाई साहब विलायक योजन पे तो निर्भर करती है, क्योंकि आयनों का जब विलायक योजन होता है, आयन जुड़ते चले जाते हैं तो आयनों का आकार बढ़ जाता है, और जब आकार बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर तीसरा। तो हमने आपके 7 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 7। 8th क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा रिवाइज करें जो हमने पढ़ाया है उसको। हाँ जी, चलें आगे, आ जाओ। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, 4-5 दे रखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। अच्छा सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे हमारे। जो बच्चे हमसे पढ़े वो तो पता है उनको, उनको तो नींद ही नहीं आ रही बच्चों को। उनको तो ये लग रहा है कि गुरुजी पता नहीं पेपर कहां से आएगा। भाई पेपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। फिर भी हम कह रहे हैं आपसे, इसलिए ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को देखें आप। आएगा पेपर और इसी में से आएगा। फिर आप ये कहें कि आपके नंबर नहीं आए। क्लास 12th वाले बच्चे सुन लें, आ जाओ। देखो क्या आंकड़े दिया है, दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं बातें। मैंने बताया आपके पास कि एक वर्ड आप याद रखेंगे, वर्ड है प्रबलतम अपचायक। देखो प्रबलतम अपचायक हमने इस सीरीज में पता है वो लिथियम है, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी दे रखी है, यानी माइनस में दे रखी है। तो लिथियम प्रबलतम अपचायक है। क्वेश्चन नंबर पहला थीयम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपको पता है कि एक होता है प्रबलतम ऑक्सीकारक। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक की बात कर लेंगे। प्रबलतम ऑक्सीकारक क्लोरीन होता है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है वो तो होता है आपका क्या? प्रबलतम अपचायक होता है। और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। तो टेबल में देख लो ना आप कौन सा है, आ जाओ। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1.33, इसकी दे रखी है 1.36, इसकी दे रखी है -0.74, और इसकी दे रखी है आपके पास क्या? +1.15। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा क्या है आपके पास नेगेटिव है, वो ही क्या होगा? आपका प्रबलतम अपचायक होगा। तो बेटा प्रबलतम अपचायक की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा बताओ? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस में दे रखी है, और माइनस में सबसे कम यही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सीआर हो जाएगा। तो सीआर प्रबलतम क्या होगा? अपचायक होगा। क्लियर है? और भी देख लें ऑप्शन। क्रोमियम है और एक आपके पास कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास? Cr+3 नहीं होगा, क्या होगा? Cr होगा। ध्यान रखें, Cr+3 नहीं होगा, क्या होगा बताओ? Cr होगा। क्यों? क्योंकि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बताओ आप? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो आपका प्रबलतम अपचायक होगा। अगला इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है वो। देखो मैं तीनों सवाल हैं, पहले हम स्लाइड पे ले लेते हैं तीनों को। आ जाओ। अच्छा सवाल है। अच्छा हम कलर कौन सा लें? अच्छा सा ले लें क्या? ब्लैक ही ले लें फिर तो अच्छा दिखेगा।
नहीं, अलग ही चेंज करेंगे हम। चलो, प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक अभिकर्मक को ज्ञात कीजिए। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव किसकी है? ये भी आप देख के बता सकते हो, आंकड़े देख लो। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसका है? ये आपके पास MnO4 ओब्लिक किसका है? Mn+2 का है। MnO4 ओब्लिक किसका है? Mn+2 का है। तो देख लो इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? MnO4 माइनस हो जाएगा। तो कौन सा होगा बताओ? MnO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, देखो मैं आपको लिख देता हूं, वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, फिर भी आप लिख लें, क्या पता आपको फिर दिक्कत आए कि हम वैल्यू कहां से लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये आपके पास दिया है E नॉट ऑफ Cr2O7-2 ओब्लिक Cr+3, इसकी वैल्यू है 1.33 वोल्ट। एक वैल्यू दे रखी है आपके पास E नॉट Cl2 Cl माइनस वैल्यू दे रखी है इतनी, E नॉट ऑफ MnO4 माइनस Mn+2 वैल्यू दे रखी है इतनी वोल्ट, और एक वैल्यू दे रखी है Cr+3 ओब्लिक Cr बराबर माइनस की 0.74 वोल्ट। ये डाटा हमारे पास है। ऊपर वाला सवाल भी इसी के बेस पे होगा, आपको याद नहीं रखनी वैल्यू, केवल आपको आंसर करें। क्या कह रहा था कि आपके पास पता है प्रबलतम ऑक्सीकारक की बात करना, तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, वही प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव किसकी है बताना जरा? MnO4 की है। देखो 1 पॉइंट इतनी, बताओ किसी की है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये वाला होगा। देखो ये कैसे हम अरेंज करेंगे इसको, आ जाओ। प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि अपचायक के क्रम का सही विकल्प कौन सा है। अपचायक के सही विकल्प का क्रम कौन सा है? तो ये आपको अरेंज करना है। कैसे करना है? देखो, अगर मैं अपचायक की बात करूं, तो अपचायक की अगर मैं बात करूंगा, तो अपचायक के फॉर्म में यदि मुझे लिखना पड़ेगा, तो आपको पता है कि नेगेटिव की ओर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूं ना, इसका मतलब कौन सी क्षमता बढ़ रही है? मेरी अपचायक क्षमता बढ़ रही है। और यदि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की जा रहा हूं ना, तो कौन सी क्षमता बढ़ रही है बताइए मुझे? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। तो अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिर मम्मी इस वाले की इसमें पहला ऑप्शन Cr+3 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है? Cl Mn+2। तो देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले Mn+2 का दे रखा है, ये रहा। मैं इस ऑप्शन को चेक करते हैं। चलो, Mn+2 का कितना दे रखा है बताओ? यहां अरेंज करते हैं 1.15 वोल्ट। उसके बाद सबसे ज्यादा यही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे तो कौन दे रखा है बताओ? Cl माइनस का दे रखा है। उससे थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे तो कौन दे रखा है? Cr+3 दे रखा है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे तो कौन दे रखा है बताओ? Cr दे रखा है। तो हमने अरेंज कर लिया ना, यानी कि हम इस इधर से यदि हम इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू से हम कहां जा रहे हैं बताइए? नेगेटिव वैल्यू की ओर जा रहे हैं। और पॉजिटिव वैल्यू से यदि हम नेगेटिव वैल्यू की ओर जाएंगे ना, तो क्या होगा आपको पता ही है कि अपचायक क्षमता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और यदि नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर जा रहा है, तो ऑक्सीकारक क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा रहेगा बताओ? तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, देखना। ज्यादातर बच्चों को एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है तो दिक्कत आती है इसमें। क्या कह रहा है कि प्रश्न 8 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक स्थायी आयन को ज्ञात कीजिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो थोड़ा सा समझ लें आप इसको, यहां दिक्कत आएगी बच्चों को क्वेश्चन में। ये दो क्वेश्चन है सेम, मुझे बार बार लिखना और पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि आप देखते रहना भाई, है ना, मैं आपको वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो कह रहा है कि अपचयित अवस्था
में सर्वाधिक स्थायी आयन को ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, यानी कौन सी अवस्था में बात कर रहा है वो, अपचयित अवस्था में। इसी के जस्ट नीचे भी दे रखा है कि ऑक्सीकृत स्पीशीज को ज्ञात कीजिए। दो सवाल हैं, मुझे वैल्यू फिर लिखनी पड़ेंगी आपको क्योंकि वो मिनिमाइज हो जाता है, तो एक बार और लिख देता हूं मैं वैल्यू को, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें आप, बस जस्ट ए सेकेंड। Cr2O7 -2 ओब्लिक में Cr+3, इसकी वैल्यू है 1.33 वोल्ट, पहला क्वेश्चन। ई नॉट ऑफ आपको दे रखा है Cl2 ओब्लिक Cl- 1.36 वोल्ट, आपको दे रखा है ई नॉट ऑफ MnO4 ओब्लिक Mn+2 1.51 वोल्ट, और चौथा दे रखा है ई नॉट ऑफ Cr+2 ओब्लिक Cr बराबर माइनस के 0.74 वोल्ट। ये वैल्यू आपके सामने दी गई है। हाँ जी, तो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि अपचयित अवस्था में सर्वाधिक स्थायी आयन कौन सा होगा, और इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकृत अवस्था में सर्वाधिक स्थायी आयन कौन सा होगा। तो आपको याद करना है कि क्या कौन सा वैल्यू है, तो थोड़ा सा विचार करें आप इससे, इस क्वेश्चन में कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। सोचे आप, थोड़ा टाइम लें आप। क्वेश्चन को जरूर करें भाई। चलो, क्या क्वेश्चन है देखो, देखो आपको बता दें, ध्यान से सुनना भाई, जो जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से याद कर रखा है ना उसको दिक्कत नहीं आएगी भाई। वो अपचयित अवस्था, तो फ्लोरीन क्या होता है, प्रबलतम अपचायक होता है। अगर फ्लोरीन क्या है, आपका प्रबलतम अपचायक है, तो अगर अपचायक है, नहीं फ्लोरीन प्रबलतम क्या है, ऑक्सीकृत है, ऑक्सीकारक होता है ना फ्लोरीन, वेरी थोड़ा सॉरी कर लेना उसमें ना, ऑक्सीकारक है प्रबलतम, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 2.87 वोल्ट होती है। बोलो समझ में आ रही है, यानी ऑक्सीकारक है तो स्वयं का क्या होता है, इसका अपचयन होता है, और जब अपचयन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कौन सी अवस्था में चेंज होगा बताइए मुझे, अपचयित अवस्था में चेंज होगा। और अगर ये अपचयित अवस्था में चेंज होगा, इसका मतलब इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसकी कौन सी अवस्था स्टेबल रहेगी, अपचयित अवस्था, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो अपचयित होने के चांस क्या है बताओ, ज्यादा है, और अपचयित होने के चांस ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा, वो प्रोसेस हो रहा है। तो कौन है बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है बताओ, Mn+2 की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए इस वाले क्वेश्चन में, Mn+2, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। जरा इधर आ जाओ, ये भी अच्छा सवाल है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भाई एक एक क्वेश्चन हमने करवा रखा है आपके सामने, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकृत स्पीशीज को ज्ञात कीजिए। देखो इसको थोड़ा सा भी समझो, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन, एक तो होता है ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, माइनस होगा जाएगा, और यदि ये वैल्यू माइनस में दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी दोनों की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बताइए मुझे, सेम होती है। और अगर वैल्यू सेम है तो केवल और केवल जो डिफरेंट होगा वो किसका होगा बताओ, साइन का डिफरेंट होगा, यानी केवल और केवल जो अंतर है वो आपका साइन का आएगा। तो इसका मतलब कौन सी अवस्था पूछ रहा है, ऑक्सीकृत अवस्था। ऑक्सीकृत अवस्था देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी ऑक्सीकृत अवस्था ज्यादा होगी, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा।
तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो चीज स्टेबल ज्यादा होगी। आ जाओ सर, ये तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बनाना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। यस और नो? बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, बताओ इसका। तो इसका मैं अगर क्या लिखूं बताइए मुझे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं सर, कैसे लिख रहा हूं बताओ। ई नॉट ऑफ सी आर ओब्लिक सी आर प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 0.74 वोल्ट, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की आ रही है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, सब में नेगेटिव कर दूंगा, तो ये सी आर प्लस 3 बोलो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और सी आर प्लस 2 स्टेबल होगा। तो सर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताओ, पहले नंबर का। यस और नो आप कमेंट जरूर करें और बताइए मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और। देखो दो वैल्यू है आपके पास, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं मैं, तो क्या है देखो, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा, यानी स्वयं का रिडक्शन होगा, यानी रिडक्शन होगा तो उसकी कौन सी स्टेज स्टेबल होगी, अपचयित अवस्था, यानी रिडक्शन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो उसकी ऑक्सीकृत अवस्था सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्या होगा, वो प्रबलतम क्या होगा, अपचायक होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो क्लियर है बात, आ जाओ। हाँ जी चलें आगे। सर इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं कराऊं तो ज्यादा बेटर है, इस क्वेश्चन को यदि मैं नहीं कराऊं तो ज्यादा बेटर है। Al2O3 में से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की मात्रा ज्ञात होगी। भाई साहब Al2O3 टूटेगा किसमें, 2Al प्लस 3 में, आपको पता होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम में टूटेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 होता है, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस है तो इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं 2 एल्यूमिनियम प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी 2 है तो एक के लिए 3 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिएगा बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया बताओ, 2 एल्यूमिनियम बनेगा। यानी कि 2 एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए आपके पास, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए, 3, और ये क्या हो जाएगा बताओ 3 फैराडे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, यानी 3 इंटू 96,500 कूलाम इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 2 के लिए तो कितना होता आंसर बताओ, 6 फैराडे आंसर होता, लेकिन 1 के लिए कितना आंसर होगा बताओ, 3 फैराडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैं थोड़ा सा यही कर देता हूं इसको, है ना, क्योंकि वो स्लाइड का थोड़ा सा चक्कर होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, फिर एक स्लाइड बढ़ जाएगी हमारी, है ना। तो देखो चालकता सेल स्थिरांक, भाई सुने एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, और उस न्यूमेरिकल के अंदर शायद किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे, तो उस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा था कि सेल स्थिरांक से हमें चालकता निकालनी थी। तो सेल स्थिरांक का मान रिमेन कांस्टेंट रहता है। पहला, विद्युत अपघट्य परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है, विद्युत अपघट्य का ताप परिवर्तन करने से परिवर्तित हो जाता है, और दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है, तो ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगला क्वेश्चन, हेलो भाई आ गया क्वेश्चन। अब बताओ नहीं करोगे ना भाई, देखो नहीं करोगे तो कोई इलाज नहीं है, आप सुन लो। देखो नंबर चाहिए ना आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी आपके अंदर का, जब तक जुनून नहीं होगा ना तब तक आप नहीं कर सकते, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे आज नहीं तो कल। कब तक भगोगे भाई, अब तक भगते ही तो आए, आ जाओ। अब नहीं भगेंगे पर सर कैसे डरा रहे हो, मैं नहीं डरा रहा भाई, आप करो तो सही ईमानदारी से। देखो क्या क्वेश्चन है, लेड स्टोरेज बैटरी सीसा संचायक सेल को चार्ज करते समय, अब आ जाओ भाई साहब,
भाई साहब मैंने खूब पढ़ा लिया, बच्चों को खूब समझा लिया कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक चार्जिंग की अभिक्रिया होती है और एक कौन सी चार्जिंग की अभिक्रिया होती है बताओ, डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया होती है। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसमें बैटरी में कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है, वो डिस्चार्ज होता रहता है, और जब सेल चार्ज होता है तो वही चीज क्या हो जाती है, उसमें उल्टी हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं होती। हमारे मोबाइल की फोन की बैटरी में रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ से विद्युत ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब हम उसको चार्ज लगा देते हैं ना तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, इसका मतलब सेल दो तरफ से काम करता है, एक बार विद्युत रासायनिक सेल होता है और एक बार विद्युत अपघटनी सेल होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें, आप जरा देखेंगे। हाँ भाई बताइए मुझे। बताइए। अरे भाई, अरे आपको पता है ना, पीवी, पीवी तो किसका काम करता था बताओ, एनोड का। और पीवीओ2 किसका काम करता था, कैथोड का। आपको पता है ये चीज उल्टी हो जाएगी रिएक्शन के दौरान, और रिएक्शन के दौरान आपको पता भी होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है, आपको रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए। और रिएक्शन अगर मालूम नहीं है तो आप देख लो क्या रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि PbO2 प्लस पीवी प्लस 2H2SO4, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, आपको पता है 2PvSO4 प्लस ऑफ 2H2O। ये रिएक्शन आपको मैंने लिखाई है, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। सर मैंने बताई थी, इधर तो होती है कौन सी, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, इधर वाली कौन सी है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली, वो कौन सी रिएक्शन है बताओ, चार्जिंग की रिएक्शन है। तो बताओ ये एनोड के रूप में काम करता है, ये कैथोड के रूप में काम करता है। तो आपको पता है ये वाला, ये वाला, ये हम कर देंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या होता है कि PvSO4 एनोड तथा पीवी में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो ये एनोड का काम करेगा और ये किस में अपचयित हो जाएगा, पीवी में। तो सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर पहला आ गया ये। अच्छा सवाल है, मैं नहीं कराऊं तो ज्यादा बेटर है, बट कराना पड़ेगा भाई साहब। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। ये 12th वाले सुन लो भाई, आप जो पढ़ नहीं रहे हो, नंबर नहीं आएंगे। बोर्ड का तो लेवल कम है, बोर्ड में तो आ जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा भाई। NaOH ज्ञात करना है तो देखो सिंपल, NaOH ज्ञात करने के लिए देखो मैं देखूं NaCl निकाल दूं तो ये बच जाएगा, सीधा ही ऑप्शन ये रहा। अरे ये वाला, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दूं तो बचेगा क्या बताओ, लैम्बडा नॉट NH4OH बचेगा। ये NaCl, यहां से Na और यहां से Cl, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताओ, तीसरा करेक्ट होगा। कहां दिक्कत आ रही थी इसमें, चलिए। ओ हो, ओ भाई साहब देखो, वो क्या राज के क्वेश्चन है, कितने कितने गजब क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए आप एक बार। ट्राई तो करो। सुनो, नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सी अर्धशैल अभिक्रिया होगी। क्या यार क्वेश्चन है। NaCl का जलीय विलयन लिया हमने H2, दो आयन हुए Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। भाई साहब हमें विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आपको पता है एनोड और क्या होता है बताओ, कैथोड। एनोड तो होता है कैसा, पॉजिटिव, कैथोड कैसा, नेगेटिव। तो जरा देखो इस पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन। इस पे क्या होगा बताओ, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बताओ कौन जाएगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे जाएंगे नेगेटिव वाले, ये वैल्यू जाएंगी। और कैथोड पे कौन जाएगा, H प्लस और ये वाली वैल्यू जाएंगी।
तो आपको पता है कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मैंने आपको वैल्यू लिखवा रखी है, दोनों की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप सवाल को, अच्छा सवाल है। ट्राई कीजिए भाई, सारी वैल्यू आपके सामने है। हाँ जी, देखो ध्यान से सुने। तो एनोड पे कौन सी विक्रिया होगी बताओ? एनोड पे वह विक्रिया होगी जिसके क्या, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बताओ? कम होगी, कम होगी। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बताओ? कम होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी? तो सर मुझसे एनोड की बात कर रहे हैं, तो ये तो किस पे, इसको तो काट ही दें, ये कैथोड, इसका तो अपचयन हो रहा है और इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन। तो मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे दो ऑप्शन सेलेक्ट करने, दो तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिए। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। जाना कौन चाहिए था? वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 1.23 वोल्ट है, और इसके ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 1.36 वैल्यू, 1.36 वोल्टेज है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए एनसीईआरटी की लाइन। मैंने बताया था कि एनोड पे वह विक्रिया जाएगी जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो कौन जाना चाहिए था? वाटर गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड, बट कौन जाता है? Cl जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना कैसा प्रोसेस है बताइए? हार्ड प्रोसेस है। तो यहां जो कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन का बनना हार्ड प्रोसेस है और क्लोरीन आसानी से बन जाती है, तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? केवल एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, अधिविभव, यानी कौन सा वोल्टेज लगेगा बताओ इसमें? ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है कि अधिविभव, ओवर वोल्टेज का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। गलत मत कर देना भाई, मैंने टेबल बनवा रखी है आपको पूरी कंप्लीट, पूरा अच्छे से बता रखा है कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 आपके अब तक डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी आ गया भाई साहब। देखो क्या वैल्यू है। अब ये कहते हैं ना, ये क्वेश्चन वाले जो ये थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की को, है ना, तो उनको तो क्या लगेगा कि भाई करा दिया हमने तो बस रट लो। रटने से काम थोड़ी चलेगा भाई, समझना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों में से दो या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पहली बात तो ये देख लेना क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है कि ये सी यू प्लस ओब्लिक सी यू, ये हो रहा है इसका अपचयन, अपचयन हो रहा है, तो इसका क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव। हमने टेबल पढ़ रखी है कि लिथियम से हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन तक जाते हैं, हाइड्रोजन से जाते हैं फ्लोरीन तक। लिथियम जो होता है हमारा, वो होता है प्रबलतम अपचायक। हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, इसके ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है, और ये ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस 2.87 होती है। ये प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबलतम अपचायक होता है। इसकी वैल्यू माइनस के 3.05 वोल्ट होती है। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0। अब समझो, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। अगर किसी के ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है और किसी के ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है ई नॉट सेल की, इसका मतलब क्या होगा? उसकी अपचयित अवस्था स्टेबल होगी। और यदि ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीकृत अवस्था,
स्टेबल होगी, यानी उसका ऋणात्मक है तो यहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो कौन सी अवस्था स्टेबल होगी? ऑक्सीकृत अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। हाँ जी, तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि यह अपोपचायक युग्म है H+H2 और H+H2। तो ध्यान से देखो क्या है कि यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो उसकी तुलना में कौन सा होगा बताओ आप? अब आप कर सकते हो ना, मैंने बता दी ना कि यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, फिजिबल होगी तो अपचयित अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो होगी क्या नहीं होगी? और इधर क्या होगा? ऑक्सीकृत अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? चलो क्वेश्चन हुआ क्या, बैठा क्या समझ में? दोबारा फिर सुनो। तो देखो इसकी अपचयित अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी, स्वयं का रिडक्शन होगा, स्वयं का अगर रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, ये प्रबलतम क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। तो कौन सा युग्म सही है बताइए मुझे कि ये अपोपचयक युग्म H+H2 की तुलना में कौन सा ऑक्सीकारक होगा? बताओ, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। यदि वैल्यू कैसी है बताइए मुझे? पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो। चलें आगे आ जाओ। कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकता है क्या? कहां से करेगा? ऑप्शन नंबर चौथा है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके? दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके करेक्ट होंगे। लेकिन ध्यान रखना वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू क्या होती? नेगेटिव होती। तो नेगेटिव होती तो क्या होता? आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है तो वो क्या होता? प्रबलतम अपचायक होता। अगला सवाल आ जाओ सर, बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, मजा आ जाएगा सवाल को करते हुए, राज की बात है। बहुत अच्छा, मैंने आपको भाई देखो जो बच्चे पढ़े हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है भाई, एक एक सवाल। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपकी बुक से एक भी सवाल बाहर नहीं है। जो चिल्ला रहे हैं ना कि सवाल नहीं हो रहे नहीं हो रहे, वो बकवास कर रहे हैं। उनका तो सिस्टम में देखूंगा बाद में। चलो आ जाओ, देखो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करके। भाई साहब 19 सवाल क्या कहता है कि कुछ अर्धसेल अभिक्रिया के लिए ई नोट का मान निम्नलिखित है, इनके आधार पर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला कि एक तो रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, सेकंड ये दे रखा है, फोर्थ ये रहा सल्फेट है, और ये किसमें गया है? टेट्राथायोसाइनेट आयन, ये बनाए, और एक आपके पास ये है। पहली बात तो जरा सुने, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, एक होती है वैल्यू तनु की और एक वैल्यू होती है सांद्र की। तो देखो जो तनु में है ना जल वाटर ज्यादा होता है, और सांद्र में वो आयन ज्यादा होगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन जैसे सांद्र होगा तो H2SO4 ज्यादा होगा। तो आप एक यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा कि जो ज्यादा मात्रा में होगा ना, ज्यादा मात्रा में, उसका आप रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर दो बताइए? कम कर दो। जो ज्यादा मात्रा में, मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा, आप थोड़ा सा फोकस करें, सामने आ जाओ। क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में हाइड्रोजन गैस कैथोड पर अपचयित होती है। पहला करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है सर? H2SO4 होता है। तनु विलयन है तो क्या मिला दूंगा मैं? वाटर मिला दूंगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में दो चीज आ गई, H प्लस होगा, SO4 माइनस होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो H प्लस और H प्लस किस पे जाएंगे बताओ? आपको पता होना चाहिए, कैथोड पे जाएंगी। और आपको पता है सर कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। और यदि कैथोड पे रिडक्शन होगा तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो H जाएगा, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जाएगा बताओ? H2 में जाएगा। तो बताओ हाइड्रोजन, बस बिल्कुल करेक्ट आंसर है पहला।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ जाओ। सेकंड चेक करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र विलयन में। भाई साहब सुनो, H2SO4 कौन सा है? कंसंट्रेशन वाटर तो होगा लेकिन कम होगा लाला। H प्लस SO4 माइनस 2, H प्लस SO4 माइनस 2, OH माइनस होगा, ये OH माइनस होगा। H प्लस, अरे रुको गलत लिख दिया आपने, क्या लिखा देखो, अरे भाई सुनिए सुनिए सुनिए, H2SO4 H प्लस SO4 माइनस, वाटर H प्लस OH माइनस। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जाएंगे कहां पे? एनोड पे। लेकिन सॉल्यूशन कैसा है बताइए मुझे? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है तो उसकी वैल्यू क्या कर दो आप? कम कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब वो सीरीज से नहीं होगा सवाल, आ जाओ। सांद्र विलयन में एनोड पर जल ऑक्सीकृत होगा। भाई साहब इसका रिडक्शन पोटेंशियल भले ही क्या है? कम है, लेकिन वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो कौन जाएगा? SO4। गलत है ऑप्शन, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा, लगा दिया हमने। चलो, सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में एनोड जल ऑक्सीकृत होगा। आ जाओ, देखो भाई साहब, तनु विलयन लगा दिया। तनु विलयन में क्या होगा बताओ? तनु विलयन में वाटर होगा, और वाटर होगा तो यही जाएगा वाटर, क्योंकि ज्यादा मात्रा में है और ज्यादा मात्रा में तो यही जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? करेक्ट आंसर है, करेक्ट, बिल्कुल चुटकियों में आंसर हो जाना चाहिए, सही है। आ जाओ, सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में एनोड पर टेट्राथायोनेट आयन SO4 आयन में ऑक्सीकृत होता है। अरे तनु विलयन में एनोड पर ये तो जाएगा ही नहीं, कौन जाएगा बताओ? वाटर जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। अच्छा, हाँ जी, जो ये सर कह रहे थे हमारे, ये क्लास 12 के बच्चे कह रहे थे कि सर ये इतना करवा दिया आपने, ये टेबल क्यों बनवाई है? अब भाई साहब अगर ये टेबल में नहीं बनवाता तो ये क्वेश्चन आप कर पाते? आप बुरी तरह से देखते मुझे, और अभी भी देख रहे हो। अब कौन सा अच्छी तरह देख रहे हो आप? अब पता लगेगा आपको कि हमने जो पढ़ाया है वो सही है या गलत है। मालूम तो अब चलेगा ना आपको, हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज सही है या गलत है। नहीं पता था, आपने देखा ही नहीं है, आपको तो ये सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाते जाओ, कहाँ सिलेक्शन होगा साधारण चीजों से। आ जाओ अगला, एक एक होगा, कैसे नहीं होगा सर? मेहनत कराते हैं और मेहनत का परिणाम आपके सामने है, और आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। अरे मजा आ रहा है तो कमेंट वमेंट तो कर दिया करो, जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। पर वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो क्या पता आपका नुकसान हो जाए, और आपका नुकसान आप क्यों चाहोगे? आ जाओ, डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू इतनी है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक इस सेल में साम्य अवस्था का सही वर्णन करते हैं? मैं तो देख ही ना रहा हूं, वो तो नेंसट समीकरण सिखा दी गुरुजी ने। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, है ना, और साम्य अवस्था में क्या लगा दूं? के लगा दो गुरुजी के। ई नॉट सेल की वैल्यू दे तो रखी है साहब, ई सेल है भाई ये। बोलो 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, बोलो लॉग क्या आएगा? क्यों आएगो कि ना आएगो? आएगो। तो ई साम्य अवस्था पे ई सेल की वैल्यू कितनी है बता दो जल्दी? 0। इसको इधर लाओ, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू बराबर क्या हो गया? 1.1। तो बोलो log q की वैल्यू बोलो 1.1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.0591। अब n चाहिए, और डेनियल सेल भाई साहब सुनो, अब रिएक्शन बच्चों को तो याद नहीं है, डेनियल सेल की भी नहीं पता यार। डेनियल सेल दे दियो, डेनियल सेल में n लिख के ना दियो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, n को मान कितने के बताओ? 2। चलो सर बोलो 1 इंटू 2 0.0591। हाँ जी, पहला ऑप्शन तो ये रहा, 2.2 कर दियो, लॉग केसी की वैल्यू 0 करेक्ट है, एक 0। अच्छा ये है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा उन्होंने कहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के दे दियो। कैसे दे दियो मैं बताऊं आपको, देखो बताओ, ई सेल बराबर बोलो, आप याद करो नेंसट समीकरण का साधारण रूप, माइनस ई नॉट सेल क्या होता है? 2.303 आर टी बटे का होगा एनएफ, और लॉग का होगा क्यू। एफ की वैल्यू, एफ आर हो ना, वन आर हो, एन की वैल्यू 2 रख दो हमें, तो ये समूह यूं आ जाएगा ना, 2.230 आर टी
2 इंटू एफ लॉग क्यू बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 1.1, हीरो ना क्या है इसमें, बताओ कुछ होती है का, कौन सा ऑप्शन भी करेक्ट होगा बताओ, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलें आगे, आ जाओ। हाँ जी, अगला, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे बिल्कुल करती है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे बिल्कुल करती है, एसी स्रोत की शक्ति पे नॉट, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी पे नहीं करती। तो कौन से करेक्ट आंसर है इसके, सेकंड। जल का तो क्या पूछ रहे हो आप, जल का तो सरल है, देखो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं इसको है ना, क्योंकि फिर वो स्लाइड का दिक्कत होता है, तो आप समझ जाओगे कि लैम्बडा एच नॉट जल का, देखो जल है ना, तो देखो NaCl चलेगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अरे बताऊं क्या, बता दो सर, फिर यूं कहेंगे गुरुजी तुमने इस स्लाइड पे तो ना करवाए हो, हम तो ना माने हैं, है ना, हीरो ना, लेमडा ऑफ HCl प्लस लेमडा एम NaOH माइनस लेमडा एम NaCl बराबर लेमडा नॉट H2। अरे बनेगो कि ना बनेगो, Na गया Cl गया, जल बच गए, एक तो ये बच गो, एक यहाँ और देखिए भाई साहब, ये तो होगा नहीं, NaNO3 Na और NO3 चलेगा, एक ये हो सके, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लेमडा नॉट HNO3 प्लस लेमडा नॉट M NaOH माइनस लेमडा नॉट NaNO3 बराबर क्या हो गया, लेमडा नॉट ऑफ वाटर। देखो Na चला गया और NO3 चला गया, वाटर बच गया, ऑप्शन नंबर पहला और कौन सा बताओ, तीसरा ऑप्शन जस्ट करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, हाँ भाई देखो आ गया, अब वो जो टेबल है ना, तुम यूं कह रहे थे क्लास 12th का बच्चा आज ही पूछ रहा था एक, तो देखो उसी टेबल से सवाल है, मैंने करवाया है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का, अरे भैया मैं कितने बार करवाऊं कॉपर सल्फेट को जलीय विलयन, अब तो याद कर लो, कॉपर +2 और SO4-2 H प्लस और OH माइनस, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहां से तो कॉपर जाएगा, कॉपर कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा मुझे, कॉपर धातु मिलेगी, और कॉपर धातु कहीं पे मिलेगी लाला जी, कैथोड पे। अच्छा इन दोनों में से देखो नॉर्मल जलीय विलयन है तो कौन जाएगा, यही जाएगा जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा तो OH जाएगा, और OH से आप पता लग ही जाएगा आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलती है। देखो कैथोड पर कॉपर निक्षेपित हो जाए, सही है, ध्यान रखना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये क्रिया नहीं करता। एनोड पे कॉपर निक्षेपित होगा क्या, गलत है, काट दो, एनोड पे कॉपर घुलेगा क्या, एक काटो, एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी बताओ, ऑक्सीजन गैस भी आपकी निकलेगी, ठीक है ना। चले आगे, हाँ जी आ गया सवाल, हाँ भाई टेबल वाले याद करो, अरे क्लास 12th वाले इधर तो देख लो, अब क्या शर्म लग रही है आपको, पसीने आ रहे हैं सर, मेहनत है। कॉपर इलेक्ट्रोड है, मैंने बताई कॉपर सल्फेट का कौन सा विलयन लिया है, उसने जलीय विलयन लिया है, और जलीय विलयन में जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना उसने, वो किसके लगाए हैं बताओ, कॉपर के लगाए हैं। तो जब कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस अभिक्रिया में आप याद रखेंगे कॉपर का ही तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कॉपर तो जाता है किसमें, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और कैथोड पे भी क्या होता है, कॉपर जाता है, यानी क्या होगा पता है आपको, Cu+2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा Cu, तो एनोड पे भी कॉपर और कैथोड पर यानी
एनोड पे कॉपर जो होता है वो किस में चेंज होता है, Cu+2 में, और कैथोड पे वो किस में काम आ जाता है, Cu+2 वापस से। तो इस जो जलीय विलयन की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है कॉपर सल्फेट की। तो क्या ऑप्शन होगा, देखो कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होता है, करेक्ट आंसर है कैथोड पे कॉपर निक्षेपित होगा। एनोड पे कॉपर घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। एनोड पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, नहीं होगा, करा रखा है। देखो कितने सरल है। की चालकता भैया मैंने बताई, के बराबर होता है 1/रो। के बराबर होता है 1/रो की वैल्यू RA/L। के बराबर होता है L/A 1/R। के बराबर होता है 1/R सेल स्थिरांक होता है, और K/RC होता है सेल स्थिरांक। तो इसको आप ध्यान रखना, के बराबर सेल स्थिरांक को बुकों में G* से भी लिखते हैं, G*C भी होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसको क्या लिखते हैं 1/R, तो क्या हो जाएगा बताओ, G* 1/ क्या हो जाएगा R। मैंने आपको क्या लिखवाया, X/R लिखवाया, बात कोई दिक्कत नहीं है। सेल स्थिरांक कोई क्या लिखवा रहा है, वो G*, मैंने बताया भी था क्लास 12 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन। आयनिक विलयनों की मोलर चालकता किस पर डिपेंड करती है, आयनिक विलयनों की मोलर चालकता। आपको पता है मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा के इंटू 1000 बटे क्या होता है, कैपिटल एम। लैम्डा एम का मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और कौन सा इनवर्स होता है बताओ, मोल इनवर्स होता है। वो डिपेंड दो चीजों पे करता है, एक तो टेम्परेचर पे करता है, और एक विलयन में विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पे निर्भर करता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मध्य की दूरी पे भी कोई निर्भर नहीं करता। हाँ साहब, आ गया सवाल। देखो दिए गए सेल में इसका एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। कैथोड पे क्या होगी, Cu+2/Cu क्या होगी, Cu, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ये दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा, Mg+Cu+2 इज इक्वल टू क्या होगा, Mg+2Cu। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या कह रहा है यहां से कि Mg कैथोड है, गलत बात क्यों कर रहे हो सर, कॉपर कैथोड है, सही बात कर रहे हो। ये रिएक्शन सेम है क्या, बोलो सही है। कॉपर एक क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, यानी कॉपर एक ऑक्सीकारक होगा। कॉपर होगा, कॉपर नहीं होगा ऑक्सीकारक, कौन होगा, Cu+2, क्योंकि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिजिबल हो जाएगा किसमें, Cu में, और ये इसकी कौन सी अवस्था होगी बताओ, अपचयित अवस्था इसकी ज्यादा स्टेबल होगी। हाँ जी, आइए जरा, ये क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं ना लघु उत्तर, ये हमने आपको लगभग लगभग करा रखे हैं। फिर भी आपको नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वैसे ये सारी चीज हमने करवा रखी है, तो इसमें तुम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, है ना। ये सारी करा दिया हमने, पूरा आपके उसमें हो रखा है। अभी आप इस पे आइए, और अगर आप कहोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, वो भी हम कर देंगे। वैसे थ्योरी वाला पोर्शन है मैक्सिमम आपकी किताब में दे रखा है, या किताब में भी है और अपने नोट्स में भी है, तो आप वहां से इसको ट्राई अप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इससे सरल तो क्या होगा, मैं कराऊं या ना कराऊं आप थोड़ा विश्वास रखें। लैम्डा एम का मात्रक एरा, लैम्डा एम का मात्रक एरा सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ई सेल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कप्पा का मात्रक सीमेन सेंटीमीटर होता है। G* का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है, या मैं क्या लगा सकता हूं बताओ, सेंटीमीटर इनवर्स। चलें आगे, आगे देखो अगला सवाल, दोनों सवाल आ जाने चाहिए भाई साहब। हाँ जी, लैम्डा एम के ई नॉट सेल और G*, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है।
ये दोनों मैंने करा दिए, ई नॉट सेल और डेल्टा जी। ई नॉट सेल क्या होता है और डेल्टा जी क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन इसी वीडियो के अंत में हमने ये चीज करवा रखी है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो डेल्टा जी, ई नॉट सेल आपको पता है कैसा होता है, मात्रा विहीन गुण है, और डेल्टा जी कैसा होता है आपका, विस्तीर्ण गुण होता है। के का मात्रक किस पे डिपेंड करेगा, आयनों की संख्या, और किस पे डिपेंड करता है, आयतन पे। अच्छा सवाल है सर, देखो ये भी मिलान मैचिंग वाला है, तो आप देखें कि सीसा संचायक बैटरी, मरकरी सेल, ईंधन सेल, जंग लगना, मैंने लिखा है लास्ट में यसद लेपन, है ना, यसद लेपन जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, रोकथाम के लिए किया जाता है। ईंधन सेल की दक्षता ज्यादा होती है, प्रदूषण रहित होते हैं, इसलिए आजकल ईंधन सेलों का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल में पीवी एनोड होता है और पीवीओ2 कैथोड होता है, और मरकरी सेल अच्छा चीज है, स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। ऐसा कौन सा सेल है जो कौन सी वोल्टता प्रदान करता है, बताइए मुझे, स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, आ जाएगा, मैं यहां तक ले रहा हूँ ना कि दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉलम 1 है और कॉलम 2। अरे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या, आ जाओ। हाँ भाई, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये जी स्टार डिवाइडेड बाई आर है। बोलो लेमडा एम, लेमडा एम, अरे आयनन की मात्रा लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट। अरे याद करो बेटा, इनफाइनेट आवेश आई बराबर होता है क्यू बटे टी, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। बोलो कप्पा, कप्पा और एक लैम्डा एम, देखो लैम्डा एम तो आप जानते हो, ये रहा के वाई सी होता है, और कप्पा ये होता है, अभी पढ़ाया मैंने, के बराबर 1/r और एल बटे ए। 1/r क्या होता है, आर ही लिख दें, और एल बटे ए को क्या बोल सकता हूं मैं, जी स्टार डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, आर। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के मदों को सुमेलित करना है भाई। लैक्लांसी सेल है, निकल कैडमियम सेल है, ईंधन सेल हम जानते हैं। ईंधन सेल की अभिक्रिया ये होती है कि एक साइड से ऑक्सीजन गैस, दूसरी साइड से हाइड्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल। ईंधन सेल की जो ये लिखा, ईंधन सेल, ये आपको दिख नहीं रहा है, ये ईंधन ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, ये भी है इसका। और आपका ये हो गया मरकरी सेल। मरकरी सेल का उपयोग कहां किया जाता है आपको पता है, मरकरी सेल का प्रयोग किधर किया जाता है पता है क्या, दे रखा है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल का उपयोग किसमें किया जाता है बताओ, इसमें कोई आयन सम्मिलित नहीं होता, सुनने के यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बचता है कौन सा, निकल कैडमियम सेल, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः चार्जिंग के काम में ले सकते हैं। आगे आइए भाई, और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या, ओ हो, अच्छा सवाल तो यही बच रहा है, लास्ट सवाल, इसी में तो दिक्कत आएगी आपको। अच्छा जिस बच्चे ने ये सवाल कर लिया ना, फिर कहीं दिक्कत नहीं है उसको, इसका मतलब उसके समझ में आ गया बात। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस, मैं आप फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अच्छे से, कि लिथियम है, लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 3.05 वोल्ट। हाइड्रोजन होता है बीच में, और होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है आपके पास F2, इस ये होता है आपके पास प्रबलतम ऑक्सीकारक, इसकी वैल्यू होती है 2.87 और इसकी वैल्यू होती है माइनस के 3.05 वोल्ट। इसके ई नॉट सेल की वैल्यू होती है कितनी बताओ, 0। आइए सर, देखो जिसके रिडक्शन, देखो यहां समझो आप, जिसके अपचयन विभव की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर है तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो प्रबलतम क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मीनिंग क्या है कि वो उसकी अपचयित अवस्था स्टेबल है। समझ में आ रही है नहीं आ रही, यानी स्वयं का क्या होगा, ये अपचयन करता है, और ये स्वयं का क्या करता है बताओ, ऑक्सीकरण करता है। तो लिथियम प्रबलतम क्या है बताओ, लिथियम प्रबलतम क्या है, ऑक्सी का अपचायक है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक Li+ होगा, और F2 किस में चेंज होगा, F- में।
तो अगर ये प्रबलतम अपचायक है तो वो दुर्बलतम क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ऐसे ही फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है तो F माइनस दुर्बलतम क्या होगा, अपचायक होगा। चले आगे, चलो F2 देखो, इसकी वैल्यू ये दे रखी, इसकी ये दे रखी, इसकी ये दे रखी और इसकी ये दे रखी। तो जो जो चीज आपको आती है वो ये है कि आप पहले कॉलम को तो, फर्स्ट कॉलम को तो आप मिला ही लो, नंबर 1 कॉलम को तो आप मिला ही सकते हो। पहला कॉलम क्या है, कॉलम नंबर 1 क्या है कि F2 देखो अधातु है जो उत्तम ऑक्सीकारक है, बोलो सही है क्या, और एक लिथियम मिला दो, प्रबलतम अपचायक है। अब देखो F2 का साथी कौन है, F माइनस, और इसका साथी कौन है, Li प्लस। अगर लिथियम प्रबलतम अपचायक है तो दुर्बलतम क्या होगा, ऑक्सीकारक, तो लिथियम को ये मिला दो। और F माइनस दुर्बलतम क्या होगा, ये ऑक्सीकारक है, दुर्बलतम अपचयन होगा। बोलो यहां तक समझ में आई कि नहीं, चार चीज तो आपने वैसे ही मिला दी। सोने की तो कोई है ही नहीं है, बिल्कुल ये क्या होता है, अक्रिय होता है, इनर्ट मेटल होती है। अब आपके पास दो चीज बच गई, एक तो Au+3 बचा और एक क्या बचा, Br बचा। तो Au+3 इसको आप मैच कर सकते हो, क्या होगा इसका, इन दोनों में से देख लो, इसका 1.09 है और इसका 1.4 वोल्ट है, इसका मतलब इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, Au+3, ये धातु आयन भी क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिकर्मक होगा। और आपको पता है Br, तो Br रेडाइन जो कि Au+3 द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकृत क्यों, क्योंकि वो प्रबलतम क्या है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। लगभग हमने ये सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, हमने ये जितने भी सवाल हैं वो कर लिए। इस वीडियो में तो ये होगा नहीं, एक वीडियो और हमें अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस भी रह गए, कुछ कथन और कारण वाले भी रह गए हैं इसी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर अप करेंगे। तो देखो आपको पता होना चाहिए क्या कहलाएगा। अभी बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं आपके और उनको हम चर्चा करेंगे इसी में। अभी ये फाइल सेव हो जाएगी आपकी, है ना, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चंस जो बच रहे हैं ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ सवाल बच रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, है ना। तब तक आप इस वीडियो के नोट्स बनाइए। जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं तो वो अपनी फेयर कॉपी में इनका सॉल्यूशन जरूर लिखें, क्योंकि वो आपके चेक किए जाएंगे, देखा जाएगा कि आपने कितने किए हैं कितने नहीं किए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, और तब तक आप इस वीडियो के नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। कहीं कोई भी समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कुछ हमें मिला है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को, हमसे आप जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।